rational expectation and Phillips curve. विवेकपूर्ण फिलिप्स वक्र। मिल्टन फ्रीडमैन का जो विचार था फिलिप्स वक्र के बारे में, जैसा कि लोगों ने पढ़ा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि लॉन्ग रन में जो फिलिप्स वक्र का आकार होगा वो ऊर्ध्वाधर होगा, अनुलंब होगा, अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट के बीच में कोई ट्रेड ऑफ नहीं। क्यों नहीं होगा? उन्होंने मान लिया कि सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह है स्फीति की प्रत्याशित दर, और स्फीति की प्रत्याशित दर हमेशा स्फीति की वास्तविक दर की क्या रहती है? पीछे पीछे चलती है। ठीक है, शॉर्ट रन में तो ये संभव है, लेकिन लॉन्ग रन में चूंकि उसको चेंज करते हुए क्या करें, उसके बराबर हो जाएगी। और कब बराबर होगी? जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर प्राकृतिक दर के बराबर। ठीक, लेकिन इस बात का उन्होंने बार बार जिक्र किया कि जो भी स्फीति की प्रत्याशित दर है वो पिछले स्फीति की जो दर होगी उस अनुभव से आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, यानी जो पहले स्फीति की दर रही होगी, जो ट्रेंड जो प्रवृत्ति रही होगी, उसी प्रवृत्ति को एक अनुभव के रूप में प्रयोग करना है और उसी को आधार मान करके जो प्रत्याशित स्फीति की दर है उसमें परिवर्तन होते हैं। यह जो अप्रोच है इसमें कुछ अलग बात है। ये कहा गया कि जो स्फीति की प्रत्याशित दर है उसमें परिवर्तन पिछले अनुभव के आधार पर नहीं होता। अब पिछली जो प्रवृत्ति रही है उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बल्कि एक बार यह पहली बार यह हो सकता है, लेकिन इस तरह का भ्रम, क्योंकि पिछली प्रवृत्ति के आधार पर जो स्फीति की प्रत्याशित दर उसमें परिवर्तन होते हैं, तो इसीलिए हमेशा कीमत में परिवर्तन के पीछे पीछे मजदूरी में परिवर्तन होता है। पहले कीमत में परिवर्तन होगा, उसके बाद मजदूरी में परिवर्तन होगा। रैशनल अप्रोच में कहा गया कि ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों में परिवर्तन एक साथ में लगता है। कीमत में परिवर्तन भी होगा और मजदूरी दर में भी परिवर्तन होगा। इसका आशय है कि जब ऐसा होगा, यह भ्रम नहीं होगा, पिछले अनुभव के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि पिछला अनुभव ये भी रैशनल अप्रोच में कि हो सकता है कि जो भी ऑब्जर्व किया गया है इन्फ्लेशन की रेट, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, उसमें कहीं न कहीं सूचनाओं की कमी, इम्परफेक्शन की वजह से कुछ न कुछ क्या हो, कोई उनकी ऑब्जर्व एरर आ गया, अवलोकित त्रुटि आ गई और उसको ऑब्जर्व रेट के रूप में कन्वर्ट करके संभावित दर के रूप, स्पीड दर के रूप में बदलने के लिए जो भी ऑब्जर्व एरर है उसको हम क्या करें, उसको एक्सपेक्टेड में क्या करें, शामिल कर लें, तो संभावित जो स्पीड की दर है वो पता चल जाएगी। लेकिन यह काम बड़ा जटिल है। इस अप्रोच के अनुसार ये मान लिया गया कि जो फर्म है उसका ओनर और जो मजदूर है
वह विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। जो भी उसके पास सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं के आधार पर एक विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। ठीक है, कुछ समय के लिए भ्रम में हो सकता है, लेकिन उसी प्रकार की प्रवृत्ति हो तो वह भ्रम उसका दूर हो जाता है, उस भ्रम में नहीं आता, ठीक, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। और जब भी विवेकपूर्ण निर्णय लेगा, दोनों लेंगे, कौन? जो फर्म का ओनर है वो भी विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, और जो मजदूर हैं वो भी विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। इसलिए कीमत में परिवर्तन की दर जब होगी तो उसी के साथ मजदूरी की दर में भी परिवर्तन, वो एडजस्ट कर जाएगा। इसलिए एक्चुअल जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वह एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बराबर ही रहेगा, उसमें टाइम लैग नहीं होगा, समय अंतराल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों आता है उसमें? जो मिल्टन फ्रीडमैन ने माना ना, उसके पीछे पीछे जाती है। जो स्पीड की प्रत्याशित दर है वो स्पीड की वास्तविक दर के पीछे पीछे जाती है। इसका मतलब क्या है कि कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कुछ समय बाद मजदूरी की दर में परिवर्तन होगा। इन दोनों के बीच में क्या है? एक टाइम लैग है, एक समय अंतराल है, गैप है। रैशनल जो एक्सपेक्टेशंस अप्रोच है ये मानता कि नहीं, इसमें कोई समय अंतराल नहीं, गैप होगा ही। इन दोनों में परिवर्तन एक साथ होगा, यानी बहुत जल्दी एडजस्ट समायोजित कर। जैसे कीमत बढ़ेगी, जो मजदूर है वो विवेकशील हो गया है पिछले अनुभव से, तो अब तत्काल क्या करेगा? तत्काल अपनी मजदूरी को बढ़ाने का मांग करता है और मजदूरी को बढ़ाना पड़ता है। तो जो गैप है वो गैप कम हो गया। इसीलिए जो वास्तविक दर है स्पीड की और जो प्रत्याशित दर है स्पीड की वो बराबर मिलती रहती है, उसमें गैप नहीं होता है, उसमें टाइम लैग नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या स्थिति बनेगी? एक छोटे से डायग्राम से इसको समझने का हम लोग प्रयास करें। इन्फ्लेशन और मजदूरी दर में भी परिवर्तन परसेंट में आ रहा है। मान लो बेरोजगारी की जो प्राकृतिक दर है वो 3% है। एक लिस्ट का ये शॉर्ट रन का है SPC का। अर्थव्यवस्था प्रारंभिक संतुलन के बिंदु के अनुसार है। और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कितनी है? बेरोजगारी की दर प्राकृतिक दर 3% और स्पीड की दर कितनी है? 2। यदि राजकोषीय या मौद्रिक नीति के कारण यदि मुद्रा का विस्तार किया जाता है, मान लो मुद्रा का विस्तार किया, तो यदि मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो निश्चित से क्या करेगा ये डिमांड को बढ़ाएगा, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।
जब भी मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी फिर क्या करेगा ये कीमत में वृद्धि लाएगा। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जब भी मुद्रा की मात्रा बढ़ाएगी, सरकार ने मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया मौद्रिक नीति के अंतर्गत, डिमांड बढ़ी, मांग बढ़ी, कीमतें भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो बाजार है वो बाजार क्या है, बहुत पूर्ण नहीं है, अपूर्णताएं बहुत सारी। तो एक फर्म का जो ओनर है, क्या उसके पास सारे बाजार, सारे वस्तुओं के कीमतों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती, संपूर्ण जानकारी नहीं होती। ऐसी स्थिति में उसको एक भ्रम होता है कि मेरे उत्पाद की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। उसको एक भ्रम हुआ। क्यों ऐसा भ्रम हुआ? क्योंकि जो बाजार की सूचनाएं थी वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकती, रियल क्वांटिटी। इसमें उसको भ्रम होता है कि हमारे उत्पाद की कीमत बढ़ गई। ओके, जब उसको ये भ्रम होगा मेरी उत्पाद की कीमत बढ़ गई, तो इसका मतलब प्रॉफिट की स्थिति में आ गया हो, तो क्या करेगा? कीमत यदि बढ़ रही है तो उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रम की मांग को बढ़ाएगा। क्या करेगा? श्रम की मांग को बढ़ाएगा, और श्रम की जब मांग बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्या होगी? 3% से घटकर कितनी आ जाएगी? 2%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अर्थव्यवस्था ए से बी पर मूव कर गई। वर्कर्स को भी कुछ समय तक ये भ्रम होता है, क्योंकि वर्कर्स वास्तव में वर्कर जो होते हैं, जो मजदूर हैं, वो मौद्रिक मजदूरी को अधिक महत्व देता है। क्योंकि लेबर की डिमांड बढ़ी है, एक भ्रम उत्पन्न हुआ फर्म के बीच में। एक फर्म को लगा कि हमारे उत्पाद की कीमत बढ़ी है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए लेबर की डिमांड बढ़ाए, और लेबर की जब डिमांड बढ़ाएगा, नहीं ये जो स्थिति बन रही है अभी की वास्तविक स्थिति है। लेकिन भ्रम क्या होगा? मान लो कोई कमोडिटी है या उसकी डिमांड बढ़ गई, तो क्या करेगा कि लेबर की डिमांड बढ़ रहा है, मजदूरी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस फर्म में जो एक्स कमोडिटी है, इस फर्म में काम करने वाले जो मजदूर हैं, कीमतें बढ़ रही थी, पीएक्स की कीमत बढ़ रही है, पीएक्स की कीमत बढ़ रही है, या हम इसको यहीं से लिख लें ऐसे, पीएक्स की कीमत बढ़ी तो डीएल बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, वेज बढ़ेगी। जो फर्म है उसको क्या भ्रम है? उसको भ्रम है हमारे उत्पाद की कीमत क्या हो, हमारे उत्पाद की डिमांड बढ़ गई बाजार में, उसको ये भ्रम होता है कि हमारे उत्पाद की मांग क्या हो गई बाजार में, बढ़ गई। उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रम की मांग करता है, और श्रम की जब मांग करता है तो फिर मजदूरी बढ़ती है। मजदूरों में क्या जाता है संदेश कि मौद्रिक मजदूरी हमारी क्या हो गई, पहले से अधिक हो गई। ठीक है, तो ये स्थिति हमको मिलेगी, ए से बी की स्थिति मिलेगी। कुछ समय बाद जब यह एहसास होता है फर्म को एहसास होता है कि वास्तव में क्योंकि मजदूरी बढ़ गई है, तो उसकी क्या हो रही है लागत, फर्म की उत्पादन की लागत क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसको एहसास होता है कि लागत क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिर्फ इसी की नहीं, बल्कि वो उसको रियलाइज करता है कि यह जो कीमत बढ़ी है, यह सिर्फ मेरे उत्पाद की कीमत नहीं बढ़ी, बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था में यही प्रवृत्ति है। सभी उत्पादों की कीमत बढ़े, इसका मतलब क्या होगा, सम्मान कीमत स्तर बढ़ गया, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया। ये रियलाइज करता है, फर्म रियलाइज करती है कि सिर्फ मेरे उत्पाद की नहीं, बल्कि सभी उत्पादों की कीमत बढ़ गई।
तो जो अभी उसको एहसास था कि कीमत में वृद्धि उसके उत्पाद की डिमांड की वजह से बढ़ी, वो रियलाइज क्या किया? नहीं, उत्पाद की डिमांड की वजह से नहीं, बल्कि सरकार की नीति की वजह से। बात समझ में आई? सरकार ने मुद्रा की मात्रा बढ़ाई, इसलिए कीमत बढ़ी, क्योंकि समान कीमत स्तर बढ़ा हुआ देखता है, इसलिए वो रियलाइज करता है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, उसको अधिक हो जाती है। मजदूर जो अभी तक महसूस कर रहा था कि उसका वेज बढ़ गया, मौद्रिक मजदूरी बढ़ गई, बाद में देखा कि सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही, वो भी रियलाइज करता है। तो उसको क्या लगता है कि जो हमारी मौद्रिक मजदूरी है वास्तव में कम हो रही है। मौद्रिक मजदूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। वो भी क्या करता है, अब वो फिर डिमांड करता है। जो खुश था अभी तक कि मजदूरी बढ़ाई जा रही है, मौद्रिक मजदूरी बढ़ रही है, क्योंकि समान कीमत स्तर बढ़ने से, पूरी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत स्तर बढ़ने से उसकी वास्तविक मजदूरी क्या होती है? कम होती है। जब ये रियलाइज करता है फिर वो भी मजदूरी की मांग करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब ऐसा होगा, जब फर्म को ये पता चल जाएगा कि सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, लागत उसकी बढ़ रही है, मजदूर और मजदूरी बढ़ाएगा क्योंकि वो महसूस करता रियल इनकम मनी क्या हो गई? कम हो गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? उत्पादन की मात्रा को और बढ़ाएगा, श्रमिक को और लगाएगा, क्या करेगा? कम करेगा। तो बेरोजगारी क्या होगी? जो 2% तक हुई थी अब 3% दिखा जाएगा। पॉइंट सी, ध्यान, एक बार जब इसका अनुभव हो गया, फर्म को भी अनुभव हो गया और मजदूर को भी हो गया कि वास्तव में फर्म को पता चल जाए कि हमारे उत्पाद की मांग नहीं बढ़ी थी, बल्कि समान कीमत स्तर बढ़ा था। ठीक है, मजदूरों के ये एहसास हो जाए कि जो मजदूरी बढ़ी है वास्तव में ये हमको बढ़वाना चाहिए, तत्काल बढ़वाना। क्यों? क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही। तो कीमत वृद्धि के साथ क्या होगा? मजदूरी उसी के साथ बढ़ता जाएगा। जैसे समान कीमत स्तर बढ़ेगा उसमें लैग नहीं होगा, टाइम लैग नहीं होगा, क्या होगा? उसी के साथ वो भी बढ़ेगा। इसलिए जो दोनों के बीच का ये पॉइंट वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही? यानी जो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और दोनों एक साथ एडजस्ट होंगे। कीमत जैसे बढ़ेगी तत्काल मजदूरी भी बढ़ेगी, क्योंकि मजदूर भी क्या हो जाएगा? सजग हो जाएगा कि वास्तव में क्या है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, हमारी कीमत लगातार बढ़ रही है। वो महसूस कर लिया कि जो फर्म है उसकी वजह से कीमतें नहीं बढ़ रही, फर्म के उत्पाद की वजह से कीमतें नहीं बढ़ रही, बल्कि समान कीमत स्तर बढ़ रहा है। जैसे कीमत बढ़ने की प्रवृत्ति होगी उसी के साथ लगातार वो क्या करेगा? मजदूरी बढ़ाने की मांग करता चला जाएगा। इसलिए पहली बार जो स्थिति हो गई, इसके बाद फिर ऐसा नहीं होगा और लॉन्ग रन का जो कर मिलेगा ऐसे। एक बार का है ऐसा मूवमेंट ए, बी और सी, फिर इसके बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां तो टाइम लैग आ गया। फिर बाद में ऐसा गलती नहीं करिए, फर्क उसको नहीं, क्या होगा? रैशनल हो जाएगा, विवेकपूर्ण रहेगा, हर सूचनाओं को इकट्ठा करेगा कि वास्तव में जो पहले जो एक बार जो भ्रम में आ गया था वो क्या करेगा? जब भी ऐसा होगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए, सूचनाओं को एकत्रित करना चाहेगा, उसके बाद वो निकलेगा हमें क्या करना चाहिए। फर्म है तो फर्म पहले जानना चाहेगा कि पहले क्या भ्रम हुआ कि हमारे उत्पाद की कीमत बढ़ गई, हमारे उत्पाद की मांग बढ़ गई, इसलिए कीमत बढ़ रही है। बाद में उसको भ्रम नहीं होगा, बाद में उत्पाद की कीमत बढ़ रही है
तो सूचना इकट्ठा करना चाहेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेगा कि वास्तव में हमारे उत्पाद की है कि सभी की बढ़ रही है। तो सभी की बढ़ रही थी, क्या करेगा? फिर वो निर्णय नहीं लेगा कि श्रम की मांग को बढ़ा दें, श्रम की मांग को बढ़ाए और मजदूरी दर को बढ़ाए, इधर से इधर डेविएट नहीं करेगा। जो भी उसका निर्णय क्या होगा? विवेकपूर्ण। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं विवेकपूर्ण प्रत्याशाएं एवं निष्कर्ष। लॉन्ग रन में जो भी होगा, जो ब्याज की बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है उसी के संगत एक अनुलंब वक्र मिलता है दीर्घकाल का फिलिप्स का। एक और सवाल प्रायः पूछा जाता है कि जो फिलिप्स कर्व है, फिलिप्स कर्व के बारे में उन्होंने देखा। देखो लॉन्ग रन में दोनों, चाहे हम बात करें एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन की बात करें, एडाप्टिव, या हम रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात करें। एडाप्टिव को और नाम दिया जाता है कौन सा? त्वरणवादी। त्वरणवादी, त्वरण की इंग्लिश क्या होती है? एक्सेलरेशन। उससे क्या हो गया? त्वरणवादी कौन है? एक्सेलरेनिस्ट। एक्सेलरेनिस्ट त्वरणवादी सिद्धांत, या कभी कोई पूछा जाता है त्वरणवादी सिद्धांत क्या है, या एडाप्टिव अप्रोच, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन। इसको हम कहते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशंस। तो चाहे एडाप्टिव अप्रोच लिया गया हो या रैशनल अप्रोच लिया गया, दोनों में लॉन्ग रन में ये देखा गया कि जो फिलिप्स कर्व का आकार होगा वो वर्टिकल। इसका आशय है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन की रेट में ट्रेड ऑफ नहीं होगा, विनिमय नहीं होगा। ठीक है, लॉन्ग रन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होगा? दोनों का अलग अलग दृष्टिकोण है। फ्रीडमैन का अलग अप्रोच है और जो रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं उनका अलग है। लेकिन क्या इस आधार पर हम देखें तो जो फिलिप्स कर्व है, फिलिप्स कर्व के जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, जो एक एम्पिरिकल स्टडी फिलिप्स ने किया इंग्लैंड की इकॉनमी का और यूएस की इकॉनमी का, और उसके आधार पर फिलिप्स कर्व को बताया। उनके बीच में एक ट्रेड ऑफ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन की रेट के बीच में एक ट्रेड ऑफ को इस्टेब्लिश किया, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। क्या व्यवहारिक जगत में इसका उपयोग है या नहीं? पॉलिसी इम्प्लीकेशंस एंड फिलिप्स कर्व, यानी जो नीतिगत निर्णय हैं, क्या नीतिगत निहितार्थ है कि नहीं इसका? फिलिप्स कर्व का नीतिगत निहितार्थ है कि नहीं? निश्चित रूप से। अब देखिए, फिलिप्स के पहले जो इन्फ्लेशन के संदर्भ में बात की गई, उसमें इस बात का जोर दिया गया कि जो जब भी इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा? आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ये तो कहा गया था। किसने इस बात को कहा? इन्फ्लेशन, वास्तव में इन्फ्लेशन की स्थिति कब आती है? उन्होंने एक टर्म यूज किया, कौन सा? इन्फ्लेशनरी गैप। और उन्होंने कहा इन्फ्लेशनरी गैप तब बनेगा जब इकॉनमी क्या हो? फुल एम्प्लॉयमेंट हो। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद की स्थिति क्या होती है? एंड फुल एम्प्लॉयमेंट में जो एक्सपेंडिचर होना है तो उससे अधिक एक्सपेंडिचर हो गया तो क्या हो गया? गैप जनरेट। यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद ही इन्फ्लेशन की स्थिति देखने को मिलती है। ये बात यहाँ स्पष्ट हुई थी। ऐसा नहीं, अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तभी क्या मिल सकता है? वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हुई हमको मिल सकती है। और यही नहीं, यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन की रेट को बढ़ाना पड़ेगा। या हम प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कीमतों में परिवर्तन कम से कम हो तो क्या करना पड़ेगा? बेरोजगारी बढ़ानी होगी। अब ये हमको ये चुनना है, जो पॉलिसी मेकर हैं उनको ये चुनना है
कि वास्तव में कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी का या कीमत का, या कौन सा ऑप्शन उनके पास होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर क्या हो और स्फीति की दर, ये चुनाव किसको करना है? पॉलिसी मेकर। रियल इकॉनमी में जो वास्तविक अर्थव्यवस्था है उसमें फ्लिप्स कर का जो हितार्थ है, इम्प्लीकेशंस है, बहुत महत्व रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लिप्स कर को देख करके हम बता सकते हैं कि वह क्या होना चाहिए, हमारी पॉलिसी क्या, जो भी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी है वो क्या, वो विस्तारवादी हो या संकुचनकारी हो। विस्तारवादी या संकुचनकारी वही पॉलिसी होती है ना, या तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाते हैं हम या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाते हैं। क्या होनी चाहिए, तो तय करना पड़ेगा कि हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या चाहते हैं, हम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या चाहते हैं, ये हमको चुनना पड़ेगा। लेकिन इतना आसानी से चुन लेना एक किसी पॉइंट को फ्लिप्स कर के माध्यम से कि ये वास्तव में होना चाहिए, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्यों? हमने ये भी पढ़ा है कि जो फ्लिप्स कर्व है वह स्थिर होता है क्या? वो क्या होता है? वो शिफ्ट भी करता है, लेफ्ट और राइट शिफ्ट करता है। जब भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो हो सकता है उसमें शिफ्टिंग भी हो, एक इशू है। लेकिन पॉलिसी मेकिंग में फ्लिप्स कर्व का उपयोग किया जा सकता है। कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपसे हम कल बात करेंगे।